नमस्कार, मैं हमारा खास शो बूस्टर का शॉट ओमिक्रॉन को मात, इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। क्या आपको पता है कि देश में 20 करोड़, जी हां 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर के पास पड़ी हुई है। निजी अस्पतालों के पास करोड़ों डोज एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी है वैक्सीन, मगर उसका कोई खरीदार नहीं है। अगर ऐसा है तो सरकार क्यों नहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए बूस्टर डोज को मंजूरी दे रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वैक्सीन बेकार करने से क्या बेहतर नहीं होगा कि उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, इसमें दिक्कत क्या आ रही है और क्या बूस्टर डोज ज़रूरी है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के साथ देश में बूस्टर डोज को लेकर बात उठने लगी है। सरकार के पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक राज्यों के पास करीब 22 करोड़ डोज पड़ी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हो सका है। और अगर समय रहते इसे यूज नहीं किया गया तो इनमें से कुछ वैक्सीन एक्सपायर हो सकती हैं। ऐसे में सरकार ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को बूस्टर डोज दे सकती है। साथ ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों और सीनियर सिटीजन्स को भी बूस्टर देने में प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे एक तो अनयूज वैक्सीन का सही इस्तेमाल हो सकेगा, वहीं ओमिक्रॉन से लड़ने में मदद मिलेगी सो अलग। बात करते हैं कि आखिर बूस्टर की बात क्यों उठ रही है। दरअसल ओमिक्रॉन मामलों में कुछ ऐसे भी मामले हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, बावजूद इसके वो ओमिक्रॉन की गिरफ्त में आ गए। माना जाता है कि वैक्सीन लेने के 9 महीने से 1 साल तक शरीर में एंटीबॉडी रहती है, उसके बाद ये कम होने लगती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर में एंटीबॉडी लेवल बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। WHO की स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप भी बूस्टर डोज की जरूरत को लेकर एक अहम बैठक कर रही है। वहीं एक रिसर्च के आधार पर लैंसेट ने भी माना है कि दोनों डोज ले चुके लोगों में बूस्टर डोज बेहद कारगर है। ये एंटी स्पाइक एंटीबॉडी के लेवल को 32 गुना तक बढ़ा देती है। यही वजह है कि यूरोपीय देश और अमेरिका सहित करीब 36 देशों ने अपने यहाँ बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया है। फिलहाल ओमिक्रॉन से हमें खुद सावधान रहने की जरूरत है। मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, बेवजह घर से नहीं निकलना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहने से हम ओमिक्रॉन के खतरे को कम कर सकते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज आपकी खबर आपका फायदा में हम यही बात करेंगे कि क्या बूस्टर डोज ज़रूरी है। इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं DS राणा साहब, जो कि मेंबर हैं नेशनल टास्क फोर्स कोविड-19 के। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, मेंबर कोविड वैक्सीनेशन कमेटी दिल्ली के। हमारे साथ डॉक्टर ओम श्रीवास्तव हैं, कंसल्टेंट जसलोक हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत राणा साहब आपसे, और मेरा सबसे पहला सवाल, सीधा सवाल सर आपसे यही होगा कि क्या बूस्टर डोज अभी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जरूरी है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज जरूरी है। आपका जो SARS-2 वायरस है उसके वेरिएंट अब आते रहेंगे, कई वेरिएंट आएंगे। वो तो एक वेरिएंट है कि वो उसकी वजह से महामारी फैल सकती है। पर हमें एक साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए थी कि हमें 2 डोज के बाद कितनी हमें इम्यूनाइजेशन की सेफ्टी मिली, एंटीबॉडी लेवल कितने कब कम हो रहे हैं। तो उस तरीके से हम सोचते हैं कि शायद हेल्थ वर्कर और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको बूस्टर मिल जाना चाहिए, क्योंकि उनको 9-10 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। पर आई एम वेरी श्योर कि इसमें जो हमारे साइंटिफिक ग्रुप है इम्यूनाइजेशन का, वो इस पर उनका अपना डेटा होगा और उनका डेटा जल्दी ही बाहर आएगा, तो वो बता पाएंगे साइंटिफिक बेसिस पर बूस्टर लगनी चाहिए। पर जैसे बाहर के देशों ने UK में और USA में उन्होंने डिसाइड किया है कि उनके पास डेटा है अपना कि बूस्टर डोज एटलीस्ट जो ससेप्टिबल इंडिविजुअल हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, उनको एडिशनल डोज या 3rd डोज जो कहते हैं वो मिलनी चाहिए।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पर इससे शायद कोई रिलेशन नहीं है कि अपने वेरिएंट से। वेरिएंट तो आपको ये बता रहा है कि वायरस जिंदा है अभी, वो आप लोग ये समझते हो कि नहीं कोविड मर चुका है या वो नहीं है, वो नहीं है। वेरिएंट का यही है कि अभी भी वायरस की खतरा बना हुआ है, कितना बना हुआ है, कितना वो आने वाला समय बताएगा। अभी जो नया वेरिएंट आया इसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो बहुत कंटीजियस है, तो इतना पता नहीं है कि कितना ख़तरनाक है, कितना घातक है। तो वो चीज़ें अभी 15-20 दिन में पता लगेगा। पर मेरे मुताबिक बूस्टर का इस वेरिएंट से कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन भाटी जी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि दुनिया के 36 देशों में इस वक्त बूस्टर डोज लग रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या बूस्टर डोज का कोई साइड इफेक्ट है, क्या इस तरह के कोई प्रमाण अब तक मिले हैं? और अगर नहीं मिले हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो क्यों नहीं कम से कम जो प्रायोरिटी ग्रुप है जिसका रिकमेंडेशन अभी मीटिंग चल रही थी नेशनल टेक्निकल टास्क फोर्स ग्रुप का, उन्होंने सुझाव दिया है कि जो प्रायोरिटी ग्रुप हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको दिया जाना चाहिए। ये सुझाव दिया गया है। अंतिम फैसला वीके पॉल की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है वो लेंगे और फिर स्वास्थ्य मंत्रालय का फाइनल गाइडलाइन आएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 22 करोड़ डोज सर इस वक्त पड़े हुए हैं। अगर ये नहीं दिया गया वक्त पे तो ये खराब भी हो सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं। तो इसको देने में दिक्कत क्या है आपके हिसाब से, कहां पर मामला फंस रहा है? जी जी, बिल्कुल। जैसे आपने पहला प्रश्न जो पूछा कि बूस्टर देने से हमें कोई साइड इफेक्ट होगा भी नहीं, कि अभी आपने जो इनिशियल रिपोर्ट भी दिखाई, इसमें हमने देखा भी कि 36 के करीब कंट्रीज में ऑलरेडी बूस्टर डोज दी जा रही है। और लैंसेट ने भी एक जो स्टडी प्रकाशित की है उसके अकॉर्डिंग भी 6 वैक्सीन है ऐसी जिनको सेफ एंड इफेक्टिव माना गया, उनको एज अ बूस्टर जब दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एज सच कोई साइड इफेक्ट हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट नहीं हुए हैं बूस्टर देने के। दूसरी जो हम बात कर रहे थे, देखिए अभी इफेक्टिवनेस जो हमारी वैक्सीन है उसकी ओमिक्रॉन के पे कितनी है, वो निश्चित तौर पे जब और डेटा आएगा तब हमें पता लगेगा। पर जैसा डॉक्टर DS राणा ने भी बताया है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर और जो फ्रंट लाइन वर्कर और इसके अलावा जो कोमॉर्बिड वाले हैं, जिसमें हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर और लंग डिजीज वाले बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है। हाँ, पर साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी का मेंबर हूँ, तो हमारे पास जो डेटा है उसमें 8% के करीब अभी भी हेल्थ केयर वर्कर है जो फुली वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। और जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं अराउंड, उनमें भी 30% के करीब लोग हैं जो अभी भी फुली वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। तो इसलिए उनको भी साथ के साथ हमें प्रायोरिटी ग्रुप में रखना पड़ेगा कि उनकी वैक्सीनेशन का जो है प्रोग्राम पूरा किया जाए। हालांकि अभी ओमिक्रॉन के बारे में जब से बात चल रही है तब से वैक्सीनेशन ड्राइव पहले से स्पीड अप हुई है, पर क्योंकि ओमिक्रॉन के लिए हमारे पास जितना अभी तक डेटा आया इसको हाईली कंटेजियस माना जा रहा है, तो संभावना जताई गई है निश्चित तौर पे कि ये जो बूस्टर है डेफिनेटली आपको इस समय हेल्प जरूर करेगा। और वैसे भी हम जब बात करते हैं, अगर एक्स्ट्रा डोज ऑफ वैक्सीन की जब हम बात करते हैं, तो ये निश्चित तौर पे हमारी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है उसके स्तर को भी बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं जब हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात करते हैं तो उसको भी रोकने में ये सहायता करता है। ठीक है, तो आप मानते हैं इस बात को कि बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए और ये कम्युनिटी स्प्रेड को रोकेगा। लेकिन ओम श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई बार ये होता है कि किसी मुद्दे को लेकर डिबेट इतना लंबा चल जाता है कि देर हो जाती है और वक्त पर फैसला नहीं हो पाता है। अगर मैं आपसे आपका पर्सनल व्यू पूछूं, आप एक डॉक्टर हैं, अगर मान लीजिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि भाटी जी भी कह रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि इसमें विलंब नहीं करना चाहिए? कम से कम जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो बीमार लोग हैं, 60+ वाले लोग हैं, उनसे इनकी शुरुआत कर देनी चाहिए बूस्टर डोज की। आपका कमेंट सर। जी, आपका सवाल जो है बहुत ही जरूरी सवाल आप पूछ रहे हैं। इसमें विलंब की गुंजाइश है क्या? इस समय मैं नहीं समझता हूं कि विलंब की गुंजाइश है। हालांकि हम लोगों को जितनी साइंटिफिक जो कमिटीज जो इन सारी बातों का अंदाजा लगा रही हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बाद एक क्लियर डिसीजन लेने का जो बैकग्राउंड है, वो होने के बाद जो डिसीजन आएगा वो मेरे ख्याल से उसमें भी यही रिकमेंडेशन आने वाली है। मगर क्या बाकी लोगों को जिनको जो डिजर्विंग है, जैसे ऑलरेडी जैसे आप बात कर चुके हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, खास करके जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स जो कैंसर से इस समय कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ये जो 7 या 8 किस्म की कैटेगरीज हैं जिनका रिस्क थोड़ा ज्यादा है बाकी आम जनता से, आम लोगों से,
इनको थर्ड डोज जरूर देना चाहिए। जी हाँ, आपके सवाल का एक स्पष्ट जवाब एक शब्द में, क्या बूस्टर डोज देना चाहिए? जी, देना चाहिए जरूर। डॉक्टर राणा, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर ये पूछ रहा हूं कि बूस्टर डोज पर हम बात कर रहे हैं, हालांकि इसके ऊपर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर कि अगर कोई बूस्टर डोज लेता है, दुनिया के 36 देशों में इस वक्त चल रहा है, आप तो इंटरनेशनल मेडिकल साइंस को भी बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, आप जरा बताएं सर कि अगर कोई बूस्टर डोज लेता है, आगे चल के इंडिया में भी इसके ऊपर फैसला हो जाता है, तो सेफ्टी की कितनी गारंटी हो जाती है, इम्यूनिटी कितनी बढ़ जाती है, और क्या बूस्टर डोज को फुल प्रूफ इंतजाम माना जाए क्या कोविड से बचने का? देखो, फुल प्रूफ अरेंजमेंट कोई भी नहीं है। ये जरूरी है कि वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, एटलीस्ट प्राइमरी वैक्सीनेशन सबको लगनी चाहिए। जिस वैक्सीनेशन की तो 2 डोज हैं, 3 डोज हैं, 1 डोज है, वो लगनी चाहिए। हमारा एफर्ट इसमें सबसे पहले होना चाहिए कि जिन्होंने एक ही डोज ली है उनको एक किसी में इंस्पायर करो कि वो ले लें। और बहुत से 55% लोगों ने जिन्होंने एक डोज ले ली, उन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है, वो भी एक बड़ी वल्नरेबल पॉपुलेशन है। 2 डोज सर्टनली ज़्यादा प्रोटेक्शन करती हैं और बूस्टर डोज उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन करेगी। और जिन लोगों को बूस्टर के बारे में भी अभी हमारे ग्रुप की एक रिकमेंडेशन आ जाएगी जल्दी, डॉक्टर अरोड़ा मेरे ख्याल में आजकल में निकालने वाले हैं रिकमेंडेशन, और मुझे लगता है हेल्थ वर्कर या वल्नरेबल ग्रुप को रिकमेंड करेंगे। पर मृत्युंजय जी, हमें ये भी देखना होगा कि हमारी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए, अपने सिटीजन के लिए, पर ये महामारी है, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी देशों के लोगों के लिए है। जब तक दुनिया के हर कोने में वैक्सीनेशन नहीं लगेगी तो ये वायरस अपने किसी न किसी रूप में आता रहेगा, और उसका संक्रमण की इस देश में नहीं आया, दूसरे देश को रोकना मुश्किल है। आज के देश में, आज के दिन में सारी दुनिया एक छोटा सा गांव है, और उसमें हम एक अपनी रिस्ट्रिक्शन कराते हैं एयर ट्रैवल की, इससे नहीं रुक सकता है कुछ भी, तो मिनिमाइज हो सकता है। तो सबसे बड़ा मैं ये कहता हूँ कि बूस्टर डोज जब आएगी तो उसकी रिकमेंडेशन की तो आपको लगाएंगे, जिनको भी लगेगी वो बताएंगे, पर अपने आप को सेफ रखो, और अपने आप सेफ रखने के लिए एटलीस्ट 2 डोज वैक्सीनेशन की हो ही जानी चाहिए। ठीक, जिन लोगों को एक इन्फेक्शन भी हो चुका है, 2 डोज लगती है, वो बूस्टर डोज अवॉइड भी कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग। अच्छा, ठीक है। लेकिन भाटी जी, मैं आपसे एक बात ये पूछ रहा हूँ सर कि अगर दुनिया में वैक्सीन बूस्टर डोज का काम शुरू हो गया है, तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि उसी को बेस मानकर यहाँ शुरू कर दिया जाए, या आपको भी लगता है कि इंटरनल रिसर्च की और ज़रूरत है, जिसकी बात इंसाकॉग ने भी कही है कि और साइंटिफिक एविडेंस चाहिए? अगर चाहिए तो वो कौन से एविडेंस चाहिए जिसके आधार पर यहाँ पर भी ये फैसला हो जाए कि बूस्टर डोज लगनी चाहिए? देखिए, एक तो हो गया हमारा जो प्राइमरी वैक्सीन है, एडिशनल डोज जिसकी हम देने के लिए बात कर रहे हैं, हमारा एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है उसके ऊपर, है ना। और जब हम बूस्टर की बात करते हैं तो बूस्टर के लिए कुछ चीजें डिपेंड करती है जिसके ऊपर और डेटा हमें, कि जो हमारा प्रोटेक्शन लेवल है, एक तो आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है जो हम मेजर करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक टी सेल्स हमारी इम्यूनिटी होती है जो हम मेजर नहीं करते, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक आपकी टाइप ऑफ वैक्सीन कौन सी है, उसके ऊपर बूस्टर डिपेंड करेगा, और दोनों डोजेस के बीच में गैप कितना है। जैसे अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन में हमने देखा कि एक निर्धारित गैप किया हुआ है। एज के ऊपर डिपेंड करता है, कोमॉर्बिड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी साइमल्टेनियसली 4 वैक्सीन पे भी, वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर पे भी काम चल रहा है, तो आगे शायद हमें जो अपडेटेड वैक्सीन है उसकी भी जरूरत पड़े। पर हाँ, अभी फिलहाल करंट समय में जब तक हमारी वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन, अपडेटेड वैक्सीन नहीं आती, तब तक प्राइमरी वैक्सीन का जो एडिशनल शॉट की हम बात कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर हेल्प करेगा। ठीक है। लेकिन ओम जी, अब मान लीजिए अभी मैं पढ़ रहा था कि 22 करोड़ डोज हमारे पास अभी राज्यों के पास बचे हुए हैं। अगर मान लीजिए बूस्टर पर फैसला होने में थोड़ी देरी होती है, तो क्या ये वैक्सीन तब तक सुरक्षित रह पाएगी या बर्बाद हो जाएगी? इसको और प्रिजर्व करके रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सुझाव इस मोर्चे पर आपका होगा? इसके कई तरीके होते हैं। वैक्सीन जिनका एक्सपायरी डेट करीब आ रहा है उसका एक्सटेंड करने का एक से ज्यादा तरीका होता है, लेकिन वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को करने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो गवर्नमेंट्स के लिए और थोड़े देर तक और थोड़े कुछ महीनों तक वो अवेलेबिलिटी वो बनाए रखे। मगर वो प्रोसेस होता है, उसमें टेक्निकल बहुत सारी बातें, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो किया जा सकता है। और ये जो आप बता रहे हैं, जो 22 करोड़ का जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, इसमें इनको जितने जल्दी से जल्दी आप इस्तेमाल कर लें
उसी में आपका फायदा है। अगर आप ना इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि इनको एक स्टोरेज में आप रख लें उतने समय के लिए, आने वाले 2 या 3 महीनों के लिए। लेकिन उतने समय के अंदर आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आप इस्तेमाल करने वाले हैं कि नहीं, वरना तब उस समय शायद ये बर्बाद होने की जो गिनती आप बता रहे हैं उसकी संभावना काफी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि क्या कोशिश करनी चाहिए ताकि बर्बाद ना हो। बहुत मुश्किल से वैक्सीन बनती है और हमने देखा कि वैक्सीन के लिए कितनी जद्दोजहद हुई थी पहले। अब हम 50% जो हमारे एडल्ट पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। 22 करोड़ डोज है। जल्द अगर इसके ऊपर फैसला हो जाए बूस्टर डोज के ऊपर तो ये 22 करोड़ डोज का सही इस्तेमाल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ओम श्रीवास्तव जी आपका, समीर भाटी जी आपका और DS राणा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।